कहानी शुरू होती है दक्षिण कोरिया के बुसान शहर की एक रहस्यमयी इमारत से, ग्वांगनिन अपार्टमेंट। कहा जाता है कि जो भी इस इमारत में रहता है वह एक न एक दिन रहस्यमय तरीके से मर जाता है। लेकिन एक जिद्दी कॉमिक कलाकार आवे इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वह अपनी हॉरर कॉमिक को और डरावना बनाने के लिए खुद उसी मौत वाले अपार्टमेंट में रहने चला जाता है। घर में कदम रखते ही ऊपर से अजीब अजीब कदमों की आवाज आने लगती है, पर जैसे ही अपार्टमेंट का बूढ़ा मैनेजर ओल्ड चेन अंदर आता है वह बच्चा गायब हो जाता है। आवे को लगता है कि शायद उसका दिमाग मजाक कर रहा है, इसीलिए वह पुराने मैनेजर से अपार्टमेंट की भूतही घटनाओं के बारे में पूछने के लिए रिकॉर्डर निकाल लेता है। ओल्ड चेन बताता है कि कई साल पहले यहाँ एक अनाथालय था जिसमें कई बेसहारा बच्चों को पनाह दी जाती थी, लेकिन एक भयंकर आग ने उस इमारत को राख में बदल दिया। जब बड़े लोग अपनी जान बचाने में भाग रहे थे तब मासूम बच्चे अंदर ही छूट गए और उसी रात से यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। इसके बाद मैनेजर पहला किस्सा सुनाता है, 504 नंबर रूम का किस्सा। एक लेखक ओल्ड वॉन्ग जो हल्की फुल्की रोमांचक कहानियां लिखकर पैसा कमाता था, नए प्लॉट की तलाश में इसी अपार्टमेंट में आकर रहने लगता है। पर रात होते ही उसकी पत्नी के बार बार फोन आने से वह चिढ़ जाता है। तभी उसके पीछे रखी लैपटॉप अपने आप चालू हो जाती है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। कभी लैपटॉप गायब, कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाना और फिर अचानक एक फफूंदी लगी पुरानी जूती कमरे में गिरना। ओल्ड वॉन्ग डर और गुस्से में नीचे गया और 404 नंबर फ्लैट में पहुंचता है, जहां उसे ढेर सारी सड़ी गली जूतियां दिखाई देती हैं, बिल्कुल वही जो उसके कमरे में मिल रही थी। गुस्से में आकर ओल्ड वॉन्ग उन सभी जूतियों को उठाकर कचरे में फेंक देता है। लेकिन उसी रात जब वह नींद में था, अचानक अजीब आवाजों से उसकी आंख खुलती है और उसके कमरे में फिर वही सारी जूतियां वापस रखी हुई मिलती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर रखी हो। अचानक किसी ने दरवाजा पीटना शुरू किया। ओल्ड वॉन्ग ने डरते डरते झर्री से बाहर झांका और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वह पीछे गिर गया और फर्श पर फैली अनगिनत सड़ी जूतियों के बीच गिर गया। सर उठाकर देखा तो ऊपर छत पर ढेर सारे बच्चे अजीब तरीके से उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद ओल्ड वॉन्ग फिर कभी नहीं दिखा। उसके गायब होने का अब तक कोई पता नहीं चला। आवे यह कहानी सुनकर और भी उत्सुक हो जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड शाओ मे की मदद से वह ओल्ड वॉन्ग द्वारा लिखी अंतिम किताब भी ढूंढ निकालता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि इस अपार्टमेंट में वाकई कुछ अलौकिक मौजूद है और उसके कॉमिक के लिए इससे बढ़िया सामग्री और क्या होगी। आवे फिर से मैनेजर ओल्ड चेन के पास जाता है और दूसरी घटना सुनाने को कहता है। ओल्ड चेन थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन कहानी सुनाना शुरू करता है। इस बार 907 नंबर रूम की कहानी। इस कमरे में एक लड़की रहती थी, शौकुई। एक रात नहाकर जब वह रेडियो सुन रही थी तभी खबर आई कि एक नशेड़ी ने नशे की हालत में अपनी पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया है। शाओकुई इस खबर से डर जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की भी हालत कुछ वैसी ही थी। वह भी नशे की लत से परेशान था। रात को अचानक शाओकुई की नींद खुलती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को हिलाती है पर वह किसी लाश की तरह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता। शाओकुई रात को अचानक बाथरूम से आती एक अजीब आवाज सुनती है। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बाथरूम में एक भयानक परछाई देखती है। घबराकर वह तुरंत दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर सिर्फ एक पुराना रिकॉर्डर पड़ा होता है। शाओकुई को यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वह हमेशा से बहादुर रही है, इसीलिए अधिक ध्यान नहीं देती। अगले दिन काम पर निकलते समय फिर वही डरावनी घटना होती है। उसका बॉयफ्रेंड कमरे में सो रहा था, लेकिन बाथरूम से नहाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी बीच अचानक दरवाजे पर कई पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड वही आदमी है जिसने समाचारों में दिखाए गए हत्या के मामले को अंजाम दिया था। लेकिन शाओकुई उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने पुलिस से झूठ बोलकर उन्हें वापस भेज दिया। उसी रात शाओकुई जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भाग सके। लेकिन इतने बड़े खतरे के समय भी उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम में ही नहा रहा था और दरवाजे के बाहर खून से सनी कुछ कपड़े भी पड़े थे, जिन्हें देखकर उसका दिल घबराने लगा। बॉयफ्रेंड ने उसे जो भी बात बताई, शाओकुई ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे यह पता नहीं था कि जब वह कमरे में वापस गई तो बाथरूम में उसका बॉयफ्रेंड एक ही वाक्य को किसी मशीन की तरह बार बार दोहरा रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। शाओकुई डर गई। उसे लगा पुलिस वापस आ गई है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही शख्स खड़ा था, उसका असली बॉयफ्रेंड। अब उसके मन में एक ही सवाल उभरता है, अगर यह असली बॉयफ्रेंड है तो फिर बाथरूम में अभी कौन नहा रहा है। डरते डरते वह अपने बॉयफ्रेंड को बाथरूम के पास ले जाती है और कहती है कि अंदर उसका हमशक्ल मौजूद है। बॉयफ्रेंड एक लोहे का हथौड़ा पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजा खोलने से ठीक पहले वह रुक जाता है और फिर उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी असहज मुस्कान फैल जाती है। शाओकुई की कहानी सुनने के बाद आवे लाइब्रेरी में कुछ सुराग ढूंढने जाता है। उसी समय उसे कोने में बैठा एक आदमी दिखता है जो लगातार कांप रहा था। आवे तुरंत पहचान लेता है, यह वही दलाल था जिसने ओल्ड वॉन्ग को धोखा दिया था।
उसकी आंखों में ऐसा भय था जैसे उसने नरक देख लिया हो। जैसे जैसे आवेई पूछताछ करता है, वह लड़खड़ाती आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कई साल पहले वह इस अपार्टमेंट में रहकर लोगों को धोखा देकर खूब काला धन कमाता था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसकी सांस इतनी बदबूदार थी कि कोई लड़की उसके पास तक नहीं आना चाहती थी। फिर मजबूर होकर उसने ऑनलाइन से नकली रोबोट गर्लफ्रेंड खरीदनी शुरू की और उन पर भारी रकम खर्च करके सोने की चेन वगैरह भी दिलवा देता था। नकली गर्लफ्रेंडें कभी कभी खराब हो जाती थीं, पर उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह उनसे भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखता था। एक रात अचानक अजीब आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि उसका बटुआ किसी तरह बाथटब के पाइप में फंसा हुआ था। उसने तुरंत प्लम्बर को बुलाया, लेकिन जैसे ही पाइप खोला गया, अंदर से एक बड़ी सी बालों की गांठ निकली। रंग देखकर साफ लगता था कि ये उसके ऑनलाइन खरीदे गर्लफ्रेंड के ही बाल थे। उसे लगा कि गर्लफ्रेंड टूटने लगी है, इसीलिए वह उसे मरम्मत के लिए भेजने की सोच रहा था। लेकिन तभी सिंक से फिर अजीब आवाजें आने लगीं। वह किसी को बुलाने ही वाला था कि अचानक उसकी गर्लफ्रेंड बिस्तर से गायब हो गई। उसकी दुनिया हिल गई। उसके लिए गर्लफ्रेंड ही सब कुछ थी। वह घबरा कर ढूंढने लगा, तभी सिंक से काले काले हाथ बाहर आने लगे। जमीन पर उसे गर्लफ्रेंड का वही सोने का ब्रेसलेट भी दिखाई दिया। जब उसने फिर से ऊपर देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन उसके एक साथी ने एक ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर उसका खून जम गया। जिस अपार्टमेंट में वह रहता था, वह कभी ग्वांगलिन धर्म के लोगों का केंद्र था और एक रात उनके गुरु ने अपने सभी अनुयायियों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। उसी के बाद से यहाँ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गई थीं। लेकिन दलाल इस घर को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी सारी नकली गर्लफ्रेंड यादें यहीं जुड़ी थीं। इसलिए उसने एक और नई गर्लफ्रेंड खरीदी और आखिरी रात उसके साथ मोमबत्ती रात्रि भोज की तैयारी की। अगले दिन वह यहाँ से जाने वाला था, लेकिन रोमांटिक माहौल में अचानक फिर वही सिंक की अजीब आवाज आने लगी। जब उसने पलटकर देखा तो उसकी नई गर्लफ्रेंड की गर्दन एक अजीब असंभव दिशा में मुड़ी हुई थी। वह घबराकर आगे बढ़ा और सिंक में झांककर देखा। अंदर उसकी पिछली गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी थी जो कई दिनों से गायब थी। वह डर के मारे चीख भी नहीं पाया। रात के समय एक लड़का अपने कमरे में गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके पीछे अचानक एक डरावना चेहरे वाला भूत जैसा साया प्रकट हो गया। यह घटना सुनकर अविन को तुरंत आइडिया मिला और उसने इन घटनाओं को कॉमिक में बदलना शुरू कर दिया। कॉमिक इतनी असली लगी कि तुरंत वायरल हो गई। नाम और पैसे बढ़ने लगे तो अविन ने सोचा कि अगर वह इसका दूसरा भाग बनाएगा तो और ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने के बजाय फिर से उसी अपार्टमेंट में गया और बूढ़े गार्ड चेन से अगली कहानी पूछने लगा। इस बार चेन के चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। वह 604 नंबर कमरे की कहानी बताने लगा। 604 में रहने आया लड़का शाओ शुआई कॉलेज से अभी अभी पास हुआ था। उसका दोस्त आडाई उसे यह कमरा दिलाने लाया था। जैसे ही वह कमरे में आया, उसने देखा कि पूरा घर फफूंद से भरा हुआ था। यहाँ तक कि मेज पर रखा खाना भी सड़ चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि आडाई को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो आराम से सड़ा हुआ खाना खा रहा था। शाओ शुआई साफ सफाई पसंद था। वह बाहर से क्लीनिंग सामान लाया और पूरा कमरा साफ करने लगा। तभी उसे एक बंद कमरा मिला। जब उसने दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी फैमिली फोटो लटकी थी जो पूरी तरह फफूंद से ढकी हुई थी। वह नेक दिल था, इसीलिए इस कमरे को भी साफ कर दिया। लेकिन जैसे ही बाहर आया, आडाई ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसका व्यवहार अचानक डरावना और अजीब हो गया। शाओ शुआई डर गया और कमरे से निकलने लगा। बाहर आकर उसने जमीन पर एक इंसान के आकार की फफूंद देखी, लेकिन पलटते ही वह गायब हो गई। तभी एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर वही फैमिली फोटो फिर से फफूंद से भर चुकी थी और फफूंद कमरे में फैलने लगी। शाओ शुआई भागने लगा, लेकिन उसके पीछे आडाई खड़ा था, डरावने रूप में। कहानी खत्म होने पर अविन ने चेन से पूछा कि क्या यह सब ग्वांगलिन कल्ट से जुड़ा है। चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक पुरानी चाबी दी और कहा कि 1504 नंबर कमरे की सच्चाई खुद जाकर देख ले। अविन जैसे ही लिफ्ट में घुसा, उसने कोने में एक अजीब आदमी देखा। दरवाजा बंद हुआ तो वह आदमी डरावनी मुस्कान देने लगा। लिफ्ट की लाइटें लगातार झपकने लगीं। अविन घबरा गया और बटन दबाने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, वह आदमी उस पर झपटा, लेकिन अविन किसी तरह बचकर बाहर निकल गया। वह 1504 कमरे तक पहुंचा। कमरे के अंदर दीवारों पर हर जगह मंत्रों वाले कागज चिपके थे। जमीन पर एक पुरानी टेप पड़ी थी। अविन ने टेप चलाई। उसमें चेन की आवाज थी। चेन ने बताया कि वह पहले ग्वांगलिन कल्ट का सदस्य था, लेकिन पैसे हमेशा गुरु के पास जाते थे। इसीलिए उसने और टोपी पहनने वाले आदमी ने गुरु का घर लूटने की योजना बनाई। वे अंदर गए तो देखा कि पूरा घर मंत्रों वाले कागज से भरा हुआ था। अंदर एक सूखी हुई लाश पड़ी थी जिसके पैरों में घंटियों की माला बंधी थी। कल्ट में मान्यता थी कि यह घंटियां आत्मा को दोबारा जन्म लेने की शक्ति देती हैं। चेन ने लाश को फाड़कर उसके अंदर से तिजोरी की चाबी निकाली, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, चेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। टोपी वाला आदमी डरकर भागा और कार में बैठ गया।